students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की अलग अलग केमिकल रिएक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सुना और देखा। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के वेरियस केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और नाइट्रोजन कौन कौन से अलग अलग कंपाउंड्स बनाती है उसके बारे में। ठीक है, अब वन बाय वन आज के लेक्चर में नाइट्रोजन की बात करेंगे, देन वी विल टेक अप फॉस्फोरस, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरियस वेज टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर का 78% बाय वॉल्यूम इट इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी यूजेस के बारे में मैं लेटर ऑन बात करूंगी आपसे, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि एयर के अंदर 100% ऑक्सीजन होती तो क्या होता? हर चीज की ऑक्सीडेशन हो जाती। इतनी एक्सेस में ऑक्सीजन होती, हर चीज की ऑक्सीडेशन हो जाती। अभी 78% नाइट्रोजन के होते हुए हमारे फॉरेस्ट के अंदर जो फायर है उसको प्रमोट करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जस्ट 21% है। इवन देन वो फायर जो है वो कंट्रोल में नहीं आती। तो सोचो अगर एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही होती तो ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती, खाना ऐसे ही जल जाता, बर्न आउट हो जाता। हम सांस लेते, हमें इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। 21% एयर के अंदर जितनी कॉम्पोजिशन है हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, और उस पूरे एयर के मिक्सचर में से जितनी ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ एक्सचेंज हो जाती है। तो प्रॉब्लम हो जाती। सेल्स, जो हमारा ब्लड है, सेल्स हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, अगर एक्सेस में ऑक्सीजन जाती उनकी भी तो ऑक्सीडेशन होती। सो नेचर खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। जब अर्थ का एटमॉस्फेयर बना है, आपको पता है अर्थ को लाइफ सस्टेन करने के लिए करोड़ों साल लग गए। तो अब जो इस वक्त हमारा एटमॉस्फेयर है फुल्ली सपोर्ट करता है लिविंग सिस्टम को, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं। तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो दैट कैन बी कंट्रोल। ओके, तो मैं बात कर रही थी 78% नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है ना इट एक्ट एज डाइल्यूशन फैक्टर। ये एयर के अंदर ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, जितनी हमें चाहिए उतनी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो उस 78% नाइट्रोजन को हमारी सॉइल के अंदर कैसे फिक्स करते हैं? क्योंकि हमारे प्लांट्स तो लेते हैं ना नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड, स्पेशली नाइट्रेट्स। अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम बाहर से उसके अंदर खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया के अंदर क्या रहता है? एक तो प्योर कंपोनेंट है यूरिया, देन कैन, पोटेशियम, अमोनियम, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स। ठीक है, तो ये हमारी जो रासायनिक खाद होती है, केमिकल हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर ये कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78%। तो बेस्ट वे हमें नाइट्रोजन को बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है एयर को हम पहले लिक्विफाई करते हैं, राइट। फर्स्ट स्टेप के अंदर एयर इज लिक्विफाइड, एंड सेकेंड स्टेप के अंदर जो लिक्विफाइड एयर है, लिक्विफाइड एयर, उसकी हम कर देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग टेम्परेचर पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। कि जैसे जो भी उसका कॉलम होगा, राइट, जो भी उसका कॉलम होगा उसमें से कहीं से ऑक्सीजन निकलेगी और दूसरे साइड से
अलग टेम्परेचर की रेंज के अंदर नाइट्रोजन निकलेगी और फिर नाइट्रोजन को हम स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने के क्या तरीके हैं? बेसिकली 3 तरीके हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम ऐसा कहें कि यूज करना है या फिक्स करना है, कौन कौन से तरीके हैं? लेट्स सी। फिजिकल, हमने कुछ नहीं किया इसमें। व्हाट हैपन्स, आपको पता है नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए आपको 941 किलो जाउल की रेंज की एनर्जी चाहिए, ओनली देन इट कैन बी ब्रोकन। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था, दिस मच एनर्जी इज अवेलेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग। जब बिजली चमकती है ना, बिजली गिरती है, सिर्फ उसी टाइम इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है दैट इट कैन ब्रेक अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन ब्रेक करती है एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और फिर ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट्स। दे डिसॉल्व इन वाटर and they are converted into nitrates and taken up by plants. अब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स, और हम लोग कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से जो एनर्जी है, नाइट्रोजन है, दैट एंटर्स इन एनिमल्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन हमारे अंदर इस तरीके से आती है। एक तो ये तरीका है, ये तो नेचुरल हुआ, फिजिकल, बाहर से लाइट गिरी और ये कंबाइन किए और ये चीज बन गई। दूसरा है केमिकल और आर्टिफिशियल फिक्सेशन, मींस वो काम जो लैब के अंदर होगा। कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा के अमोनिया बना लेते हैं। हम नाइट्रोजन को कंबाइन करवाते हैं अमोनिया से, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और अल्टीमेटली हम उसका नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। ओके, हम फर्टिलाइजर्स बना देते हैं। तो और बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। तो एक ये तरीका है केमिकल और आर्टिफिशियल फिक्सेशन का, हम नाइट्रोजन को यहां पे यूज कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंपाउंड्स बनाने हैं ना जो यूज में आएंगे। बायोलॉजिकल, अब हमारे सॉइल के अंदर एजोबैक्टर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। एजो मीन्स नाइट्रोजन, डाईएजो मीन्स डाई नाइट्रोजन। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं? दे आर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स उनको वहां रहने को घर मिल जाता है और वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। उनके लिए वो जो फिक्सेशन है ना नाइट्रोजन की, दैट इज दे आर मेकिंग फूड फॉर देमसेल्फ। एक तो उनको वहां पे घर मिल जाता है रहने को, और दूसरा वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो जितने भी सिम्बायोटिक मीन्स दोनों ही इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, जिस प्लांट के अंदर वो रह रहे हैं वो भी, और खुद बैक्टीरिया, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब फलीदार पौधे। जैसे कोई भी हमारी पल्सेस हैं, दालें हैं, देन पीज हैं, मटर हैं, फलीदार कोई भी हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, प्लांटेशन जिसमें फलियां लगती हैं, ठीक है, तो लेग्यूम्स बोलते हैं उनको, ठीक। माँ की दाल होती है, देन मूंग दाल है, बीन शेप जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, राजमा है, तो ये सारे के सारे लेग्यूम्स हैं। इनकी जो रूट्स हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की सॉइल के अंदर रूट्स हैं, और इन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, और इन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की उनकी ये क्वालिटी है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, एल्गी भी हैं, एल्गीज भी हैं, ये भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करती है। मोस्टली हमारे जो पैडी फील्ड्स हैं जिसमें धान की फसल लगी हुई है, उन मार्शी एरियाज के अंदर जो
वहां पे एल्गी उगती है ना उन खेतों के अंदर, तो वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा किसान धान काटने के बाद जो उसकी जड़ें हैं उसको मिट्टी में ही मिक्स कर देते हैं, तो वो भी एक हेल्प रहती है। जो हमारी मिट्टी है उसकी क्षमता जो है और ज्यादा प्रोडक्शन देने की वो बढ़ जाती है। अब ये जो केमिकल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन फिक्स की, उसके अंदर जो केमिकल यूज होता है दैट इज पर्टिकुलर एंजाइम विच इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड एल्गी फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट इज नाइट्रोजीनेज। राइट, ओके। तो नाइट्रोजन के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन फ्री स्टेट में पाई जाती है और उसकी परसेंटेज है 78%, और बाकी जो अदर्स हैं उसमें सारी गैसेस आ जाती हैं। और इसका सबसे बेस्ट तरीका डाइनाइट्रोजन को बनाने का दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। एयर को लिक्विफाई किया जाता है और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो कैसे होता है? स्टेप 1 में हम एयर को लिक्विफाई करेंगे। एयर की लिक्विफिकेशन के लिए एटमॉस्फेरिक एयर ली, ठीक है, उसको हाई प्रेशर के ऊपर 100 to 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाइप के थ्रू एयर को नेक्स्ट चैम्बर में भेजा जाता है, जहां आप देख सकते हो कंडेंसेशन चैम्बर है ये, और वहाँ से वो लिक्विड एयर बाहर निकल गई और जो भी लिक्विफाइड एयर है वो चैम्बर के बाहर वो फिर से कंप्रेसर के पास चली जाती है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा? जो लिक्विड एयर, लिक्विफाइड एयर हमने फर्स्ट स्टेप में ऑब्टेन की, अब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे 77.2 केल्विन के ऊपर, क्योंकि वो डाइनाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। वो वेपर्स ऊपर उठेंगे एंड दे आर सेपरेटेड, उनको हम अलग कर लेते हैं डिस्टिलेशन कॉलम से। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन, उसका अलग चैम्बर होगा। ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप अच्छे से जानते हैं। अब डाइनाइट्रोजन को लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाने का तरीका देखिए आपके सामने। अमोनियम क्लोराइड, उसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 और बन जाता है सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, दिस इज नाइट्राइट। तो अमोनियम क्लोराइड से बनाया अमोनियम नाइट्राइट, फिर उसको हम हीट करेंगे, उसमें से वाटर बाहर और प्योर नाइट्रोजन गैस हमारे पास बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आपको पता है छोटी क्लासेस से आप यही डायग्राम देखते आते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास और भी तरीके हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट, अगर हम उसको हीट करते हैं, इट ऑल्सो गिव्स डाइनाइट्रोजन गैस। इससे भी हम नाइट्रोजन गैस जो है वो बना सकते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन, क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है। देन सोडियम एजाइड NaN3, 573 केल्विन पे हीट करते हैं, सोडियम मेटल अलग हो जाती है एंड इट लिबरेट्स डाइनाइट्रोजन गैस। इसी तरीके से सोडियम एजाइड या फिर हम लेंगे बेरियम एजाइड, टेम्परेचर की कंडीशन सेम है। बेरियम एजाइड को भी 573 केल्विन पे हीट करेंगे, इट विल गिव बेरियम एंड डाइनाइट्रोजन गैस। आपको पता है नाइट्रोजन गैस जो है इट इज़ यूज्ड इन द जो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं हमारी गाड़ियों के अंदर, वो जो एयर बैग खुलता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। रिगार्डिंग इट्स important physical properties, it is colorless, odorless and tasteless non-toxic gas। ये इसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है और वेपर डेंसिटी है इसकी 14, मतलब नॉर्मल एयर से स्लाइटली लाइटर। इट कैन बी कंडेंस्ड टू अ कलरलेस लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 77.2 केल्विन। आप इसको लिक्विफाई कर सकते हो, आप इसको सॉलिडिफाई भी कर सकते हो, नाइट्रोजन को सॉलिड भी बना सकते हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है 63 केल्विन। और एनर्जी लेवल डायग्राम में अगर आप देखें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर पेयर्ड, देयरफॉर
It is diamagnetic in nature and it is slightly soluble in water. और उसकी solubility है 273 Kelvin means 0 degree Celsius and 1 bar pressure के ऊपर 23.2 milliliter per liter of water. Chemical properties of dinitrogen. N2 means dinitrogen. सबसे पहली बात, action with litmus. It is neutral. It means no action either of blue litmus or red litmus. Right? It is neutral. Then action with metals. आपको पता है नाइट्रोजन की पूरी फैमिली मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे स्पेशली अब पहले हमने किया है नाइट्रोजन के साथ जो बनेंगे दे आर नाइट्राइड्स, है ना. फॉस्फोरस के साथ फॉस्फाइड्स. यस, आई नो यू पीपल रिमेंबर दैट. तो लिथियम, ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है. हीट करेंगे तब तो होगी. रूम टेम्परेचर पे होने वाली ये सिंगल रिएक्शन है. रीजन, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन या लिथियम? यस, लिथियम इज रिएक्टिव. तो बाकी जो है वो हीट करने पे होंगे. तो लिथियम प्लस नाइट्रोजन लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड. नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज. इधर है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, Mg3N2. इस तरीके से लिखते हैं. लिथियम के ऊपर +1 चार्ज और नाइट्राइड के ऊपर, अच्छा इसको बैलेंस कर देते हैं, इट विल बी 2. नाइट्रोजन के ऊपर -3, तो लिथियम क्या बन जाएगा, Li3N. इसके बाद कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स. मेटल्स की रिएक्शंस हो गई, देन कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स. ठीक है. अब नॉन मेटल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास 2 हैं. एक है हाइड्रोजन, दिस इज डाइहाइड्रोजन, राइट. इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये इक्विलिब्रियम में रहती है. ये बन जाता है यस अमोनिया. दिस इज manufacturing of ammonia. It is in the presence of iron having molybdenum as promoter और टेम्परेचर की रेंज रहती है 700 केल्विन और प्रेशर 200 to 300 एटमॉस्फेयर्स. और ये केमिकल रिएक्शन इट इज हैविंग डेल्टा H -92.2 किलोजूल पर मोल. दिस इज 92.2 किलोजूल पर मोल. ये वैल्यू मैंने पर मोल की लिखी है. ठीक है. दिस वैल्यू इज फॉर इस पूरी रिएक्शन की वैल्यू है 92.2 किलोजूल और ये 2 की है ना, तो पर मोल कितनी हुई, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, -46.1 किलोजूल पर मोल. क्योंकि इस रिएक्शन को बैलेंस करने का यही तरीका है 1:3:2. ठीक है. यहां हम सिर्फ ये रिएक्शन लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया. इसका फुल फ्लेज हमारे पास एक अलग से क्वेश्चन आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के बारे में. ठीक है. ओके. अब देखिए दूसरी नॉन मेटल है हमारे पास ऑक्सीजन. ये थी हाइड्रोजन, दूसरी है डाई ऑक्सीजन. तो देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं NO और टेम्परेचर इसमें रहता है ग्रेटर देन 2000 केल्विन. मैंने बोला था ना नाइट्रोजन को तोड़ने का तरीका क्या है, ओनली एट द टाइम ऑफ थंडरिंग एंड बोल्टिंग और लाइटनिंग. तो अगर हम लैब के अंदर ये काम कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा अराउंड 2000 केल्विन. और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसका डेल्टा H इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसका डेल्टा H रहता है 135 किलोजूल पर मोल. 135 किलोजूल पर मोल. ठीक है. अब ये होता है अनस्टेबल. तो ये जो NO है ये और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना देता है NO2. ठीक है. तो दिस वॉज कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके. इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स जैसे कैल्शियम कार्बाइड एंड एल्यूमिना. दिस इज कैल्शियम
कार्बाइड, और इधर दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया और ये बन गया कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। और आपको पता है ये जो कंपाउंड है कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर और नोन एज नाइट्रोलिम। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिम। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट करता है एट अ टेम्परेचर अराउंड 1273 केल्विन और बनाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड लिबरेट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब ये दोनों ही कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्ले करते हैं। ये एक बेसिक स्टेप आ जाता है हमारे पास। दोनों की ही अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, दिस इज CaCN2 प्लस कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिम। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, एंड इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर, राइट। अब मेरे पास कौन आया? कैल्शियम साइनामाइड प्लस इसकी होगी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दोनों ही कंपाउंड देखना अमोनिया गैस लिबरेट करेंगे। इट विल कंबाइन विद वाटर टू गिव calcium carbonate plus ammonia. It will undergo hydrolysis and give calcium carbonate and ammonia. ठीक है, इसी तरीके से aluminium nitride, it will also undergo hydrolysis and give aluminium hydroxide plus ammonia. ठीक है, it will also give ammonia. तो दोनों ही कंपाउंड बहुत ही रिएक्टिव है। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन लेबोरेटरी। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस डाइनाइट्रोजन की। ठीक है, ठीक है। अब देखिए डाइनाइट्रोजन की अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, इट इज़ ट्रिपली बॉन्डेड, क्वाइट स्टेबल, नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए ऑफ द रेंज ऑफ 945.4 किलो जाउल पर मोल। और थंडरिंग एंड वोल्टिंग के टाइम ही जब बिजली चमकती है तभी इतनी एनर्जी मिलती है इसको तोड़ने के लिए। अब अगर नाइट्रोजन हमारे पास पड़ी है तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी, इट इज़ केमिकली इनएक्टिव। लेकिन सिर्फ लिथियम एक ऐसी मेटल है, क्योंकि लिथियम इटसेल्फ इज वेरी रिएक्टिव, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर डाइनाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाती है लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड बनता है पर्पल कलर का। अब इस रिएक्शन का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि लिथियम रिएक्टिव है, डाइनाइट्रोजन तो केमिकली इनएक्टिव है, लिथियम रिएक्टिव है और हाई टेम्परेचर पे तो रिएक्ट करती है नाइट्रोजन। हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रुप 2, 13, 14 इन सभी के साथ ये रिएक्ट करती है। सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स के साथ, 13 के साथ, 14 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, देन ऑक्सीजन के साथ एंड सम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो। तो नाइट्रोजन इन सभी के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाती है। अब जैसे अगर हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, ये रिएक्शन आप पहले देख चुके हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ कंबाइन करके ये नाइट्राइड्स बनाती है। ठीक है, नाइट्राइड मतलब N3 नेगेटिव। देन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये अमोनिया बनाती है एट 773 केल्विन एंड हाई प्रेशर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर एट द रेंज 2000 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन की यूजेस के बारे में बात करें, कहाँ कहाँ यूज होती है ये। नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर्स हमें मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, और इधर हमने शो किया है कि इस गैस जार के अंदर नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब इसकी यूजेस, इट इज़ वाइडली यूज एज एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। कहीं पे भी अगर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना हो तो वो हम नाइट्रोजन को लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन आयरन, स्टील एंड अदर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑक्साइड्स, नहीं बढ़ने देती, जो ऑक्साइड हमें नहीं चाहिए ये उनको रोक देती है।
It prevents the harmful effects of oxygen. It dilutes the activity of oxygen. अदरवाइज आग ही लगती रहे. ठीक है. रेस्पायरेशन के अंदर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन चली जाए तो हर चीज़ की ऑक्सीडेशन हो जाए. तो नाइट्रोजन एक्ट एज अ डाइल्यूशन फैक्टर. प्रिजर्वेशन ऑफ ईटेबल्स, खाने वाली चीज़ों की प्रिजर्वेशन के लिए भी. ठीक है. अब यहाँ आपके सामने हेबर्स प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया बनाते हैं. ठीक है. देन इसकी डाइनाइट्रोजन की यूजेस की हम बात कर रहे थे. पैक्ड फूड मटेरियल के लिए, ठीक, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए. कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन, ये बनता है कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनामाइड, इसको नाइट्रोलिम बोलते हैं, प्लस कार्बन, दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नाइट्रोलिम. देन एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स. नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी होती है, वेरी वेरी कोल्ड, और बायोलॉजिकल मटेरियल्स को फ्रीज करने के काम आती है. एंड ऑल्सो वाट्स और अदर स्किन लेजन्स को. Okay, let's have a look on manufacturing of ammonia by Haber's process. Very, very important question from examination point of view. Okay. मैं इस डायग्राम को बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम सिंपल प्रोसेस देखते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन एवर. हमने ली नाइट्रोजन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट इन द रेशियो ऑफ 1:3, और in the presence of catalyst iron oxide mounted with aluminium oxide and potassium oxide, right? They form ammonia. Catalyst की presence में they form ammonia and reaction is highly exothermic. क्योंकि यहाँ 2 मोल बने हैं तो ये वैल्यू है 2 मोल्स की. दिस इज किलो जाउल ओनली. और या आप लिख सकते हो डेल्टा एच फॉर्मेशन अमोनिया, it will be minus 46.1 kilojoule per mole. तो don't get confused here, क्योंकि ये वैल्यू जो है it is for this balanced chemical equation, और इसके बनते हैं 2 मोल. 1 मोल 3 मोल्स, अमोनिया बनेगा 2 मोल्स. ठीक है. अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर आपको इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है. मींस ली-चैटलियर प्रिंसिपल, it will govern the manufacturing of ammonia. अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. क्वेश्चन ऐसे आता, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मोर यील्ड ऑफ अमोनिया. सबसे पहले कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है प्रोडक्ट की तरफ. तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कौन फेवर करेगा? हाई कंसेंट्रेशन. हाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. पहली बात. ओके. दूसरी बात, टेम्परेचर. अब देखो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक. यस, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. अब आगे को जाते हुए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट. वापिस आते हुए डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव. ठीक है. अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उस बढ़ाए गए टेम्परेचर को कौन खत्म करेगा? सो दैट फिर से इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर आ जाए. टेम्परेचर खाने वाला प्रोसेस कौन सा है? एंडोथर्मिक. तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. इसका मतलब लो टेम्परेचर विल फेवर द रिएक्शन एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, therefore decrease in temperature favors the formation of ammonia. ठीक है. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें यहां पे चाहिए अराउंड 700 केल्विन इज ऑप्टिमम टेम्परेचर. राइट. ओके. अब बात करते हैं प्रेशर की.
देखो रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसके अंदर गैशियस मोल्स हैं 4, प्रोडक्ट के अंदर है 2। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। क्योंकि बढ़ाए गए प्रेशर को खत्म करने का तरीका क्या है, 4 से 2 बनाते चलो, गैशियस मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, प्रेशर डाउन आ जाएगा अगर प्रेशर इंक्रीज किया है। ओके, मान लो हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए अब कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, वो रिएक्शन जिसमें कम से ज्यादा मोल्स बनेंगे। तो डिक्रीज इन प्रेशर ऑलवेज शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। तो इस केस के अंदर 4 से 2 बन रहे हैं, मींस इक्विलिब्रियम को हमें लेसर मोल्स की तरफ शिफ्ट करवाना है। तो क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सो दैट बढ़ाया गया प्रेशर खत्म हो, कैसे, 4 से 2 बनाकर। ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास यहां पे क्या इसकी वो रहेगी, प्रेशर शुड बी हाई प्रेशर विल फेवर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, और यहां पे अराउंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो इस वक्त जो प्रेशर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप खुद की बॉडी पे फील कर रहे हो उससे 200 टाइम ज्यादा। अब इसके जो मैन्युफैक्चरिंग है फैक्ट्री के अंदर क्या प्रोसीजर रहता है, ये 2 अलग अलग पाइप्स हैं, एक से नाइट्रोजन अंदर भेजी, दूसरी से हाइड्रोजन, यहां जाके दोनों मिल गई, कहां पहुंची, कंप्रेसर क्या करता है, इन दोनों गैसेस को लेकर प्रेशर को कर देता है अराउंड 200 एटमॉस्फेयर्स, कंप्रेस कर देता है, प्रेशर बढ़ा। अब इस कंप्रेसर से ये मिक्सचर चला आगे, इधर ये मिक्सचर इधर गया। ठीक है, अब ये आ गया कैटालिटिक चैम्बर के अंदर आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिना है अलॉन्ग विद पोटेशियम ऑक्साइड, और इसका टेम्परेचर है 700 केल्विन। कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर टेम्परेचर इज अराउंड 700 केल्विन। यहां पे केमिकल रिएक्शन हुई ये वाली, और क्या बन गया, अमोनिया। अकेला अमोनिया नहीं बना, इट इज हैविंग इक्विलिब्रियम। तो जो चीज यहां से आगे जाएगी उसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया, तीनों चीजें आगे जाएंगी। इक्विलिब्रियम है ना, सारे का सारा अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहां से ये सारी तीनों की तीनों चीजें आगे गई, फिर इसको हमने कूलिंग पाइप्स के अंदर कंडेंस कर लिया। इस कंटेनर में कंडेंस कौन होगा, अमोनिया। तो दिस इज लिक्विड अमोनिया। अब वापस क्या बचा, अनरिएक्टेड गैसेस, कौन कौन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अनरिएक्टेड। फिर से कहां पहुंची, पंप के अंदर, फिर कंप्रेशन बढ़ा और अल्टीमेटली फिर से वो कैटालिटिक चैम्बर के अंदर आना शुरू हो गई। इस साइड से सप्लाई है फ्रेश, और इस साइड से रिएक्शन के बाद जो अनरिएक्टेड गैसेस है वो फिर से वापस कैटालिटिक चैम्बर में भेजी जाती हैं, जब तक ऑलमोस्ट सारे का सारा रिएक्टेंट हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर देते। तो दिस वाज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया किस तरीके से प्रिपेयर होता है, नाइट्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज अमोनिया। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अमोनिया जो है, फ्री अमोनिया, इट इज इन ट्रेसेस। आता कहां से है, ये आता है बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। हमारे जितनी भी सॉइल है, फसलें हम लगाते हैं, उसमें जो भी हम यूरिया ऐड करते हैं वहाँ से अमोनिया लिबरेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यूरिया प्लस वाटर अमोनियम कार्बोनेट बना, और वो जब टूटता है इट लिबरेट्स अमोनिया। लेबोरेटरी के अंदर अमोनिया हम कैसे बना सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस स्लेक्ड लाइम और कास्टिक सोडा। आप चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, दोनों ही तरीकों से आप अमोनिया बना सकते हैं।
रिएक्शन बहुत सिंपल, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट किया, यू विल गेट अमोनिया विद द लिबरेशन ऑफ वाटर एंड, अब कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड कौन सा बनेगा, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो कैल्शियम क्लोराइड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के बाद अमोनिया को सेपरेट कर लिया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना अमोनिया विद द लिबरेशन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। अगर अमोनियम सल्फेट लेते हैं तो आगे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको अगर आप सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनिया नहीं बनता। ठीक है, क्यों नहीं बनता, क्योंकि इनकी रिएक्शन से डिकम्पोज होकर ये बना देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब देखें हम अमोनिया किस तरीके से बनाते हैं बाय हैबर्स प्रोसेस। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, 1 पार्ट नाइट्रोजन 3 पार्ट्स हाइड्रोजन, हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, और हमें मिल जाता है अमोनिया। इक्विलिब्रियम रहता है, इट इज़ अ रिएक्शन विच इज़ अटेनिंग इक्विलिब्रियम, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच है -92.2 किलो जूल पर मोल। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अब जरा देखो इसमें रेशो क्या है, 1:3 और उससे बन रहे हैं 2 मोल, 1:3:2। तो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द रिमार्केबल डिक्रीज इन वॉल्यूम। लेफ्ट में 4 मोल हैं, राइट में 2 मोल्स हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जब अमोनिया बनता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब लो टेम्परेचर विल फेवर इट। अगर आगे जाने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर जो है इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। और जब भी हैबर्स प्रोसेस होता है वी ऑलवेज गेट अ मिक्सचर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना बीच में, तो उसमें नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और अमोनिया भी होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ट है एट 700 केल्विन टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यही रहता है, बड़ा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक इन नेचर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर में अमोनिया है, रेड में नाइट्रोजन और ब्लू में हाइड्रोजन। तो प्रोसेस के अंदर हमने लिया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैटलिस्ट है और प्रमोटर। कैटलिस्ट इसमें बेसिकली रहता है आयरन ऑक्साइड, और एल्यूमिना इट एक्ट एज अ प्रमोटर। प्रेशर 200 to 300 और टेम्परेचर 700 केल्विन, और यह बन गया अमोनिया। ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एल्यूमिना इस रिएक्शन को प्रमोट करता है, कैटलिस्ट की रिएक्शन को प्रमोट करता है। और क्योंकि आगे जाने वाली रिएक्शन में एक्सोथर्मिक है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ही काम करेगा। अब इस प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखें, यहां से 3 पार्ट्स हाइड्रोजन 1 पार्ट नाइट्रोजन, 2 अलग अलग पाइप से हम इन गैसेस को अंदर भेज रहे हैं, जो आगे जाके एक सिंगल पाइप में जुड़ रही हैं। वो पाइप जा रही है कंप्रेसर में, गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है अबाउट 200 to 300 एटमॉस्फेयर्स। फिर वहां से गैस को भेजा जाता है नेक्स्ट, जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, कैटालिटिक चैम्बर। वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिना है और टेम्परेचर है 700 केल्विन। यहाँ क्या बनेगा, अमोनिया। फिर उसको कूलिंग पाइप से आगे भेजा जाता है, अमोनिया लिक्विफाई हो जाता है, और जो अनरिएक्टेड गैसेस बची हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वो आपके राइट हैंड वाली साइड में पाइप में जाती हैं वापस पंप में, पंप से फिर से वो कंप्रेसर और कंप्रेसर से कैटालिटिक चैम्बर के अंदर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। आप बड़े अच्छे से जानते हो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन इट इज़ हैविंग 3 बॉन्ड्स। अब ये पर्पल कलर में हाइड्रोजन है और डार्क पिंक कलर जो है दैट इज़ नाइट्रोजन, और उसके ऊपर 2 ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हो दैट इज़ लोन पेयर एंड इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये रही नाइट्रोजन। नाउ नाइट्रोजन इट इज़ हैविंग 1 लोन पेयर और 3 इसके पास हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन कर गई, लेकिन लोन पेयर की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये जो टेट्राहेड्रल एंगल है 109.5 ये कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर का लोन पेयर अपने साइड वाले जो उसके बॉन्ड्स हैं उनको हल्का सा नीचे को प्रेस कर देता है। तो इट फॉर्म्स अ पिरामिडल स्ट्रक्चर जिसका बॉन्ड एंगल रहता है 107.5। प्योर टेट्राहेड्रल बॉन्ड नहीं रहता, ये हल्का सा पिरामिडल हो जाता है और इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके रह जाता है 107.5 डिग्रीज। कुछ एक बुक्स में 8 भी रहता है। अब अमोनिया की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। अमोनिया की क्या प्रॉपर्टीज हैं? इट इज अ कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट स्मेल, तीखी स्मेल, विक्स जैसी स्मेल आती है। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल में देखा था ना, लास्ट जब हम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे थे क्लास में, तो आपने इसको इनहेल किया था। ठंडी ठंडी सी लगती है गले में जाके। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 239.7 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट है 198.4 केल्विन, and it is associated with hydrogen bonding in both its liquid and solid state. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी रहते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड इट अकाउंट्स फॉर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इट हैज़ हाई हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन, अगर इसको वेपर्स में कन्वर्ट करना हो तो इट एब्जॉर्ब्स 1369 किलोजॉल पर मोल। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आराम से घुल के बना देती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाईली सॉल्युबल। 1176 volumes of gas can be dissolved in 1 volume of water at 273. See how soluble it is. एक वॉल्यूम के अंदर 1176 वॉल्यूम्स कैन बी डिसॉल्व। अमोनिया प्लस वाटर, मैंने आपको बताया ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस सोल्यूशन के अंदर आप OH नेगेटिव आयंस को टेस्ट कर सकते हैं विद pH पेपर। इट फॉर्म्स अल्केलाइन सोल्यूशन। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज अल्केलाइन। अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अल्केलाइन है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है क्योंकि ये वीक बेस है। आप बहुत सारी रिएक्शंस में जहाँ वीक बेस की बात करते हो तो वहाँ आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ही बात करते हैं। अमोनिया एक्ट एज अ ल्यूइस बेस क्योंकि इसके पास लोन पेयर है फॉर द डोनेशन, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे BF3 हो, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ल्यूइस बेस। सो इट कंबाइंस विद एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनिया प्लस HCl क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। NH3 H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, Cl नेगेटिव उसके साथ जुड़ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अब यहां पे देखिए, it precipitates hydroxides of metals from their aqueous solutions. कोई भी फेरिक क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, अगर आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो ये उनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स बनाकर उनको प्रेसिपिटेट करवा देता है। जब हम ग्रुप डिटेक्शन करते हैं ना क्वालिटेटिव एनालिसिस में, वहाँ इस रिएक्शन को किया जाता है। तो देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर FeCl3 डाला तो वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स आ गए, दे आर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं फॉर detection of iron, zinc, manganese, etc. Then it form complex compounds with transition metal ions. Coordination complexes का चैप्टर आप लोग कर चुके हैं और आपको पता है अमोनिया इज द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कितने कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है? तो अमोनिया प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इनको जब हम ऐड करेंगे दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट इज टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट विच इज हैविंग डीप ब्लू कलर दैट इज डिफरेंट देन नॉर्मल कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट। सेम इसी तरीके से अगर हम सिल्वर क्लोराइड के अंदर अमोनिया ऐड करते हैं, इट विल ऑल्सो फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर हैविंग अमोनिया एज लाइगेंड्स।
तो सिल्वर क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड लाइक कोई भी मेटल है, अमोनिया एज अ लाइगेंड उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, हेक्सामीन क्रोमियम 3 पॉजिटिव, प्लैटिनम के साथ, सभी के साथ। अब ये जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आप देखें, अमोनिया है, मेटल आयन है, और मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी और अमोनिया के पास लोन पेयर है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। अमोनिया कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, देखिए रेफ्रिजरेशन के लिए, it is used in refrigeration for the production of fertilizers। बहुत सारे fertilizers हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर जब ये सारी चीज़ें बनती हैं, अमोनिया बहुत सारे लेबोरेटरी रिएजेंट्स बनाने के लिए काम आता है, लाइक नाइट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये चीज आप पहले भी करके आए हैं। नाइट्रोजन वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाती है, हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1, +2, +3, +4 एंड +5, ठीक है। इट इज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज हैविंग +1। और ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रस एंड नाइट्रिक, बोथ आर न्यूट्रल, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले they are acidic in nature. Nitrous oxide, it is also known as laughing gas, and also it is used as a propellant for whipped cream, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होती है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। whipped cream आप लोग खाते हो, ये उसमें मिक्स की होती है। Now nitric oxide, no doubt it is toxic, it is toxic, but it act as a neurotransmitter। हमारी बॉडी के अंदर इट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, और काम क्या करता है, इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। देन इट वाज ऑल अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। लेट्स सी ओस्टवाल्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। वेरी सिंपल रिएक्शन। स्टेप 1, यहां से हमने प्योर एंड ड्राई अमोनिया एंड ऑक्सीजन सेंड की किसमें, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर, एंड इट इज पैक्ड, दिस इज कैटालिटिक चैम्बर, प्री हीटेड, टेम्परेचर 500 केल्विन, और इट इज पैक्ड विद प्लैटिनम और रोडियम गॉज। और इसमें अमोनिया और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म NO प्लस वाटर, राइट। और इसको हम बैलेंस कर लें, इट विल बी 4, 5, 4। अब देखो ये चीज आगे जाएगी, वाटर बना, इट विल गेट इवेपोरेट हियर। सो इस चैम्बर से आगे कौन चला, NO, कहां पहुंचा, कंप्रेसर के पास। यहां पे प्रेशर डेवलप किया कितना, 9 बार, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन चैम्बर, और यहां पे हमने बाहर से सप्लाई दी है ऑक्सीजन की, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पे सेंड की जाएगी। तो यहां से अंदर एंटर करी ऑक्सीजन और इधर से एंटर किया NO, तो ये रिएक्शन क्या होगी, NO प्लस O2, एंड इट विल फॉर्म 2NO2। इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरीके से। तो यहां बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 बन गया, ओके। अब नेक्स्ट इस चैम्बर के अंदर कौन गया, NO2। ऊपर से हमने यहां पे शावर दिया वाटर का, एंड दिस इज पैक्ड विद क्वार्ट्ज। इसमें से पानी धीरे 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 यहां पहुंचेगा, इधर से NO2 गैस, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, and here we will get nitric acid, और ये नाइट्रिक एसिड होगा डाइल्यूट। अब NO2 बना, दिस इज गैस गैस गैस, NO2 गैस, वाटर इज लिक्विड, और ये बन गया लिक्विड
नाइट्रिक एसिड, NO गैस। अब यहां से NO वापस इस पाइप में से होती हुई फिर से कहां पहुंच गई? कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर से फिर ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो इधर से आई रिसाइकल्ड NO और इधर से कौन सी आ रही है? फ्रेश वाली, जो हम इधर से एंटर करवा रहे हैं। अब ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बना, जस्ट 3 स्टेप है, 1 2 3। फर्स्ट में NO बना, दूसरे में NO ने कंबाइन करके NO2 बनाया, तीसरे में वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बन गया। तो इस नाइट्रिक एसिड बहुत ही डाइल्यूट होता है क्योंकि लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग एडेड देयर। तो ये डाइल्यूट को हम डिस्टिलेशन करते हैं एंड वी गेट 68% नाइट्रिक एसिड। देन फर्दर उसको हम और ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं विद concentrated sulfuric acid. It's a very good dehydrating agent and we get 98% nitric acid. So it was manufacturing of nitric acid. ओके, तो बात करते हैं ओस्टवाल्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसमें है हमारे पास 5 कंपार्टमेंट्स: कैटलिस्ट चैम्बर, कूलिंग चैम्बर, देन ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर एंड एब्जॉर्प्शन चैम्बर। ठीक है, तो ये पूरे प्लांट का आपके सामने प्रेजेंटेशन है। ये देखिए, यहाँ पे आप 2 पाइप्स देख रहे हो। एक पाइप से एंटर होती है ड्राई अमोनिया गैस और दूसरे से ड्राई एयर, और एयर में से हमें चाहिए ऑक्सीजन। ड्राई का मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ये कैटालिटिक चैम्बर है, ये देखिए प्लैटिनम गॉज है और टेम्परेचर है यहाँ का 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो इसमें एंटर क्या किया था? अमोनिया एंड ऑक्सीजन। तो ये आपको कलर से भी डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है। ये अमोनिया और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर है, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। ये देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड वाटर। अब ये दोनों ही चीज़ें नेक्स्ट पाइप से होते हुए नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पहुंचा? कूलिंग टावर के अंदर। कूलिंग होती है, उसके अंदर कॉइल्स होंगी सो दैट ज़्यादा समय तक जो भी मटेरियल है वो अंदर रहे। कूलिंग के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में आ गया और वो नेक्स्ट चैम्बर में भेज दिया गया, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। अब ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के अंदर एक तरफ से हम फ्रेश ऑक्सीजन भेज रहे हैं, दूसरी साइड से कूल नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया। तो NO प्लस ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल NO के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, इनके ओल्ड बॉन्ड्स टूटे, न्यू बॉन्ड्स बने एंड वी गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 बन गया। ये ऑक्सीडेशन चैम्बर है। अब NO2 अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मिक्स है, अब इनको भेज दिया गया एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर। एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर NO2 है, ठीक है, और एसिड रेजिस्टेंट क्वार्ट्ज के साथ ये पूरे का पूरा पैक्ड है। ऊपर से वाटर गिराया जाता है। इस गॉज में से होता हुआ पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे पहुंचते हैं, जहां हमने क्या भेजा था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोनों ही जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर। ये हमारे पास NO2 था। अब इस NO2 ने कंबाइन किया, एब्जॉर्प्शन हुई ना, किसके साथ? वाटर के साथ। दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, और ये मिलकर बना लेंगे, ये देखो ये मिक्स हुए, ओल्ड बॉन्ड्स टूटे और प्रोडक्ट में बना नाइट्रिक एसिड। लेकिन इस नाइट्रिक एसिड के साथ पानी भी होता है, दैट इज व्हाई इट इज डाइल्यूट। फिर इसको कंसंट्रेट किया जाता है और पैक कर दिया जाता है। थोड़ी बहुत NO2 इसमें मिक्स रहती है, राइट, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो येलो कलर का दिखाई देता है। तो कैटालिटिक चैम्बर जो है उसमें अमोनिया और एयर सेंड की जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी, वो भेजी जाती है कूलिंग टावर के अंदर, वहाँ उसकी कूलिंग हुई, उसको भेजा जाता है नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के अंदर, और ऊपर से ऑक्सीजन इनलेट से ऑक्सीजन सेंड की जाती है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, NO से बन गया NO2,
नेक्स्ट ये एंटर करता है NO2 अलॉन्ग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर, जहां हम ऊपर से वाटर स्प्रे करते हैं और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज कलेक्टेड, फिर उसको कंसंट्रेट करके डिजायर्ड कंसंट्रेशन का नाइट्रिक एसिड हम पैक कर सकते हैं। अब लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सी दैट। ये आपने देखा इस फ्लास्क के अंदर हमने लिया पोटेशियम नाइट्रेट और उसमें डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हीट किया, दोनों में केमिकल रिएक्शन हुई। इस रिटॉर्ट में से दूसरी साइड जो मटेरियल पहुंचा दैट इज, ठीक है। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट 84.1 डिग्री सेल्सियस, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, इसका कलर नहीं होता। इट फ्रीजेस टू अ वाइट सॉलिड एट -41.55 डिग्री सेल्सियस, इट कैन बी सॉलिडिफाइड। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, जो लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड है, इट इज 68% बाय मास एंड इट इज 1.504, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.504। अब आपको पता है जो आपकी लैब में नाइट्रिक एसिड होता है वो हल्का सा येलोइश कलर में होता है ना, येलो कलर का होता है। रीजन, ऐसी कौन सी गैस इसमें डिसॉल्व रह जाती है जिसकी वजह से ये येलो कलर का हो जाता है? तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चाहे सनलाइट की रिएक्शन से, चाहे ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, क्योंकि उसमें NO2 भी रहता है ना। NO2 जब वाटर से रिएक्ट करता है तभी नाइट्रिक एसिड बनता है, तो कुछ एक NO2 डिसॉल्व रह जाता है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इट्स एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। नाइट्रिक एसिड जब पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये देता है हाइड्रोनियम आयंस एंड नाइट्रेट आयंस, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट डिसोसिएट्स 100%, सारे का सारा डिसोसिएट कर जाता है, इट डिसोसिएट्स 100%, दैट्स वाई इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये देता है नाइट्रेट आयंस, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है नाइट्रेट आयंस की। सो हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम कॉपर या जिंक डालें, दे रिमेन इनसॉल्युबल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। अगर हम प्योर नाइट्रिक एसिड के अंदर कॉपर और जिंक डालें, दे डिसॉल्व and the product formed depend upon the concentration of acid and the temperature. It can dissolve copper and zinc. नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है, और उसको डिसॉल्व कर देगा विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। कंपाउंड बनेगा और वो कंपाउंड इसमें डिसॉल्व कर जाता है। क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर रेंडर्ड पैसिव टुवर्ड्स इट। नाइट्रिक एसिड के अंदर अगर हम क्रोमियम, एल्यूमिनियम और आयरन डालते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उन्हीं के ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। हमने पढ़ा था ना व्हाट इज पैसिव आयरन, इसलिए। अब देखो, गोल्ड और प्लेटिनम डाला हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर, लेकिन वो घुलता नहीं है। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं 1:3 रेशो में, तब ये दोनों ही मेटल्स डिसॉल्व कर जाती हैं। और आपको पता है इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? यस, एक्वा रिजिया। तो हमारे ज्वेलर्स इसको यूज करते हैं। नोबल मेटल्स डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस नेसेंट क्लोरीन। क्लोरीन डाइक्लोरीन नहीं है, Cl2 नहीं है, इट इज नेसेंट क्लोरीन, वो इसको डिसॉल्व कर देती है और उसके साथ कंबाइन करके ये बना लेते हैं क्लोरोओरिक एसिड एंड क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन। देखो, कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस की होगी तो फास्फोरिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन से आयोडिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ इट गिव्स NO2
and nascent oxygen which is used for oxidation. तो कार्बन से कार्बोनिक एसिड, मैंने बताया था ना, नॉन मेटल से ऑक्सीडेशन होगी ऑक्साइड, ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस तो उनके एसिड, आयोडीन से आयोडिक एसिड, ऊपर देखिए सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड. ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयंस के लिए, ठीक है, नाइट्रेट को हम टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर नाइट्रेट आयन है या नहीं. तो हमने लिया एक्व सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट एंड फेरस सल्फेट, दोनों को मिक्स किया. ओके, अब हम इसमें डालेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप है टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके हम डालेंगे और ये धीरे धीरे सरकते सरकते दोनों सॉल्यूशंस के जंक्शंस पे जाएगी और वहाँ ब्राउन कलर की रिंग बना देती है. एंड दिस इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट. दो सोल्यूशन लिए ना हमने, नाइट्रेट सॉल्ट एंड फेरस सल्फेट, उनके जंक्शन पे ये रिंग ऐसे दूर से ही नजर आती है. दिस इज नाइट्रेट आयन, फेरस आयन, और ये बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फेरिक आयंस. और फेरिक आयंस का कलर जब ये कंबाइन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये बन जाता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से नजर आता है. ये ब्राउन कलर जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी वजह से ये रिंग नजर आती है. अब नाइट्रिक एसिड के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है. बहुत सारी डाइज की मैन्युफैक्चरिंग होती है. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड ड्रग्स. देन एक्सप्लोसिव है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, देन नाइट्रोग्लिसरीन एंड पिक्रिक एसिड. these are explosives. It is used for the preparation of these. Then फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के लिए जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये फर्टिलाइजर्स दे आर प्रिपेयर्ड वे यूजिंग नाइट्रिक एसिड. देन प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड. देन ऑक्सीडाइजिंग एंड नाइट्रेटिंग रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएजेंट है. देन पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, etching of metals and oxidizer in rocket fuels. कुछ और कंपाउंड्स हैं. अब देखो आपने नाइट्रिक एसिड किया. नाइट्रिक एसिड क्या है बेसिकली? इट इज ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन. लेट्स सी कौन कौन से हैं. ये तो आप करके आए अभी, है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने की. हमारे पास 5 तरह के ऑक्सो एसिड्स हैं. तो ऑक्सो एसिड्स है क्या? आपको पता है सारे के सारे एसिड्स H पॉजिटिव रिलीज करते हैं एक्व सॉल्यूशन के अंदर. HCl, ये जब टूटेगा इट विल गिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. दिस इज एसिड. HNO3, इट विल ब्रेक एंड गिव H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव. राइट? तो दोनों में फर्क क्या है? मैंने इसको बोला ऑक्सो एसिड. ऑक्सो एसिड इसलिए बोला क्योंकि जो H पॉजिटिव इसने रिलीज किया इट वॉज प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ ऑक्सीजन. अब अगर आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज नाइट्रोजन, देर आर 3 ऑक्सीजन्स. ओके, 1 2 3. हाइड्रोजन्स कितने हैं? ओनली 1. ओके, लेट इट बी 1H. ओके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. अब ये बन गया HNO3. Either you can form double bond or you can show coordinate bond. Right? तो अब ये नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो सिंपल बन गए और एक इसने बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब ये हाइड्रोजन बाहर जाएगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सो एसिड. ठीक है, और ये एक H जा रहा है बाहर तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? मोनो बेसिक. कितने H पॉजिटिव जाते हैं? दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड. और बेस की क्या होती है? एसिडिटी. ठीक है, अब देखिए हमारे पास है HNO2. तो दिस इज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और H कहां लगेगा? इसके साथ. सो इट इज ऑल्सो मोनो बेसिक. ओके, नाउ देयर इज नाइट्रोक्सिलिक एसिड H4N2O4. ओके, ये रही 2 नाइट्रोजन्स, 4 ऑक्सीजन है ना, 1 2 3 4. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स?
4. Okay, 1 2 3 4 and bind with nitrogen. हो गए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स. अब देखो यहां से टोटल 4H positive can be released in aqueous solution. So this is tetra basic. Now this is hyponitrous acid. Hyponitrous acid. तो इसका स्ट्रक्चर 2 नाइट्रोजन. This is H2N2O2. तो it was 2 nitrogens. Okay, let it be 2 nitrogens. 2 oxygens, 1 oxygen, another oxygen, 2 oxygens, and it will bind with hydrogen like this. And nitrogen, it will be bonded by double bond. हो गए 3 bond इसके. It will release 2H positive means dibasic. Now we are left with only peroxynitric acid. सारा same. NOOO. Double bond. ओके अब पर ऑक्सो का मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे प्रेजेंट है सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ. ये लीजिए, ये बन गया पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो मोनोप्रोटिक. सिर्फ अब ये वाला H जाएगा. दिस इज ऑल्सो मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती है. ऑक्सीजन -2 +1 आप नाइट्रोजन की निकाल लीजिए. टोटल हो गया -4. इसके ऊपर +1 तो इसके ऊपर क्या आएगा +1. तो यू कैन कैलकुलेट. तो दीज वर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. इट वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन. आज के लेक्चर में आपने पढ़ा और देखा प्रेपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, then physical properties of dinitrogen, chemical properties of dinitrogen. Then we learned about manufacturing of ammonia by Haber's process, oxides of nitrogen, manufacturing of nitric acid by Ostwald's process, and oxo acids of nitrogen. So आज के लेक्चर में इतना ही. आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर लाइक करें. देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. Stay tuned for the upcoming video. Till then, stay home, stay safe.